सार यानी उसका प्रसार। शरीर में वायु को हम किस तरह से प्रसारित करें जिससे हमारे शरीर की शुद्धि हो सके। अब सभी अपनी टांग को कौवे की चोंच की तरह बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे सभी, और इसी से वायु को आपको अंदर लेना है, इनटेक करना है और अपने स्टमक को पूरा अच्छे से फिल करना है वायु से। होल्ड करेंगे, आपकी वायु स्टमक में जा चुकी है, उसको होल्ड करेंगे थोड़ी देर इस तरह, अपने स्टमक को हिलाएं आगे पीछे, जिससे वायु जो आपने अंदर ली है वो अच्छे से सारे शरीर में उसका मूवमेंट हो। मैम एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए वाला आसन। अब जो वायु हमने अंदर ली वो सारी हमने बाहर निकाल ली। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही? हाँ मैम, आवाज आ रही। स्टार्टिंग से करवा दीजिए, मतलब इसमें अब हमें सांस को अंदर भर के अंदर होल्ड करना है क्या? हाँ, होल्ड करना है, मैंने बताया ना, स्टार्टिंग से ही मैं आपको करा रही हूँ। फर्स्ट मैंने बताई थी बात सार, आप एक बार अपना देखते चले। बात सार बताई थी, फर्स्ट धोती अंतः धोती के अंतर्गत बात सार यानी वात वायु, सार यानी उसका प्रसार किस तरह होता है। कौवे की चोंच की तरह हमने टंग को बनाया, वायु को अंदर लिया, अपने स्टमक को इस तरह थोड़ा सा हिलाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिससे वायु जो हमने अंदर ली है वो अच्छे से हमारे शरीर में चारों तरफ घूम सके। अब एक डकार के साथ वायु को बाहर निकाल देंगे। डकार आती है ना, जिस तरह वायु बाहर निकलती है डकार में, वैसे ही जो वायु हमने अंदर ली है। बीच में अभी कोई बोलेंगे नहीं, डिस्टरबेंस हो जाता है, जो बताना चाह रही हैं तो ध्यान भटक जाता है। ये हमारी कोई पूछना है। जी जी जी। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में वात यानी वायु का हमने प्रसार किया और हमने उस तरह से अपने शरीर को शुद्ध किया, यानी एनर्जी दी। वायु वायु क्या होता है? प्राण होता है हमारे शरीर में, जो प्राण है वो मेन आधार है हमारे शरीर का। तो नेक्स्ट पर आते हैं वारिसार धोती। वारिसार यानी वाटर, मैंने आपको कल बताया था, वारी अर्थात पानी, सार यानी उसका प्रसार। तो पानी के साथ हम किस तरह अपने शरीर का शोधन करेंगे, यह है शंख प्रक्षालन की क्रिया। शंख प्रक्षालन की क्रिया में हम, पानी होता है, गुनगुना पानी लेंगे, 1 लीटर के करीब पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट डालिए, उसको आपको मलासन में बैठ के पीना है। इस तरह से आप मलासन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से आप मलासन में बैठ गए। ये क्या होता है, हमारे काफ मसल्स होती हैं, ये वाली जो हमारे पैर की होती है ना, काफ मसल्स कहते हैं इन्हें, हमारा सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। तो जब हम इंडियन टॉयलेट्स में इस तरह बैठते हैं और हम जब प्रेशर लगाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो क्या होता है, हमारे हार्ट को जो अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है वो यहाँ से सपोर्ट उसको मिलता है। तो हमेशा पानी पिए, कोशिश करें इस तरह बैठे, यानी आपका काफ मसल्स, आपका सेकंड हार्ट ऑलवेज आपके हार्ट के पास होना चाहिए। अब हमने यहाँ से पानी पिया, 1 लीटर के करीब पानी पी लेंगे, गुनगुना पानी होगा, उसको अच्छे से आपको पी लेना है। पीने के बाद थोड़ी देर बैठे इस तरह, पीने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे। यही इसके 3 4 5 आसन है, वह सब करेंगे। अब हम फर्स्ट आसन है इसका ताड़ासन, ठीक है, फर्स्ट आसन है ताड़ासन करेंगे। चलेगा, फर्स्ट ताड़ासन। वाटर पीने के बाद फर्स्ट आसन हमारा रहेगा ताड़ासन। दोनों हाथ इस तरह इंटरलॉक करेंगे, फिंगर्स को ऊपर की ओर, पाम्स हमारी अपवर्ड रहेंगी स्काई की तरफ, आसमान की ओर, कानों के पास दोनों हाथ, और अपने शरीर को ऊपर खींचते हैं।
रिलैक्स करेंगे 10 बार या 20 टाइम हम इसका अभ्यास करेंगे, मगर अभी मैं आपको सिर्फ 3 टाइम कराऊंगी। अगेन 2 रिलैक्स, एक बार और 3 रिलैक्स। अब यहीं से करेंगे त्रियक ताड़ासन, साइड बेंडिंग 1, ये पूरा एक लेफ्ट और राइट 1 राउंड, 2 3 त्रियक ताड़ासन के बाद कटी चक्रासन, दोनों हाथ आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जमीन पर लेट जाएंगे, करेंगे त्रियक भुजंगासन, अपने मैट्स पर लेट जाएंगे, करेंगे त्रियक भुजंगासन। पीछे से पैरों में गैप रहेगा और सांस भरते हुए आप ऊपर की ओर करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड की एड़ी को देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए फिर से लेफ्ट साइड, राइट एड़ी को देखिए। सांस छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए आप लेफ्ट साइड। फिर से सांस भरेंगे छोड़ते हुए, छोड़ते हुए रिलैक्स। ये हो गया त्रियक भुजंगासन। यहीं से हम बैठ जाएंगे स्कंद आसन या उदराकर्षण आसन जिसे कहते हैं। जिस तरह से हनुमान जी पोज में बैठते हैं वो वाले पोज में हम बैठेंगे। इसमें ये पोज रहेगा हमारा, राइट घुटना जो हमारा रहेगा लेफ्ट साइड की एड़ी के ऊपर, लेफ्ट साइड, और इस तरह से ये, ठीक है। कोशिश करेंगे और पीछे पूरा अपने शरीर को पीछे लेके जाए। ये हम 5 आसन करेंगे। उसके बाद अगर हमें फ्रेश होने का मन हो रहा है, हमारे पेट में हमें लग रहा है प्रेशर आ रहा है, आप फ्रेश होने जाइए। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि स्टमक आपका क्लीन नहीं हुआ है जरा भी, तो वापस आपको वाटर इनटेक करना है, वही सारे आसन करने हैं। और फिर से जब आसन कर लें आप, तो फिर से आपको लगे मोशन आ रहा है तो आप मोशन होके आइए। तब तक करें जब तक आपका पेट अच्छे से क्लीन आपको फील ना हो कि हाँ मेरा स्टमक क्लीन हो चुका है। तो ये हो गई हमारी बारीसार धोती। बारीसार अर्थात संघ प्रक्षालन की क्रिया, जिससे हमने अपने शरीर को क्लीन किया है। अब नेक्स्ट आ जाता है बहिष्कृत। बहिष्कृत जिसे हम कहते हैं बहिष्कार क्रिया, जिसको हम अग्निसार भी कहते हैं। बहिष्कार जिसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। कपालभाति में जब हम भ्राय प्राणायाम करते हैं तो भ्राय प्राणायाम में उसके बाद अग्निसार क्रिया भी उसी का एक पार्ट होती है। करना क्या है, अपने स्टमक को सांस पूरी तरह शरीर से बाहर निकाल लें, स्टमक पीछे लेके जाए पीठ की ओर, यानी
को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, हमारा मूल बंद लग गया। अब अपने स्टमक को अप एंड डाउन। आपको शायद क्लियर होगा, या मैं ऐसे करके दिखाऊं तो आपको और समझ में आएगा। फिर से सांस ली, हमारे तीनों बंद खुले। अगर बंद नहीं लग पा रहे हैं तो सिर्फ आप मूल बंद लगाएं। सारा वायु, सारे शरीर से वायु बाहर निकालें। ये हमारी कहलाती है अग्निसार क्रिया। इसमें क्या किया हमने, अग्निसार अर्थात हमारे शरीर की अग्नि को बढ़ाया शरीर में। अग्नि हम क्यों बढ़ा रहे हैं, अग्नि बढ़ाने का रीजन होता है कि हमारा सूर्य स्वर, दक्षिण हमारा यानी सीधा हाथ हमारा सूर्य स्वर होता है, वह हमारे शरीर में एक्टिवेट हुआ। और जब वह एक्टिवेट होता है तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। हमारा पाचन तंत्र उसी सूर्य स्वर को इंडिकेट करता है, तो हमारा पाचन तंत्र एक्टिवेट हुआ, यानी हमारी अग्नि प्रदीप्त हुई। अग्नि यानी हमारी भूख, शक्ति, खाने की और उसको पचाने की शक्ति हमारी वो प्रदीप्त हुई, वो जागृत हुई। तो जो भी हम अन्न ग्रहण करेंगे वो अच्छे से हमारा पाचन होगा उसका। जब वो पाचन होगा तो वो सप्त धातु जो भोजन से बनते हैं वो अच्छे से बनेंगे और वो सब हमारे शरीर को पुष्ट करेंगे, यानी हमारा शरीर को पोषित करेंगे, पोषण देंगे उसे, और हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे शरीर से। चलिएगा नेक्स्ट आ जाते हैं हम बहिष्कृत क्रिया। चौथी एक होती है बहिष्कृत, यानी बाहर निकालना। बहिष्कृत बाहर निकालना। अब हम क्या बाहर निकाल रहे हैं अपने शरीर से, यानी जो वायु हम अंदर से ले रहे हैं उसको हम बाहर निकालना है। अब करना वही है, कौवे की चोंच की तरह अपनी जीवा को बनाएंगे, वायु को इनटेक करेंगे, करते चले सभी मेरे साथ। वायु हमने अंदर स्टमक में ली। अब यहां हमें करना है पवन मुक्तासन की 2-3 क्रियाएं। लेट जाएंगे पवन मुक्तासन के लिए। आपने वायु अभी इनटेक की हुई है स्टमक में, उसको बाहर नहीं निकालना है। एक एक पैर से पवन मुक्तासन पहले एक लेग से करेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, इस तरह से नॉर्मल चेस्ट तक अपने पैर को लेके जाएंगे, घुटने को। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो यहाँ ऐसे करके मिला, एक एक पैर से। अब यहीं से दोनों पैर लाए और जो वायु अपने शरीर में आपके भरी हुई है उसको कोशिश करें बाहर निकालने की, या तो होल्डिंग करके रखें, अगर इस तरह से वायु आपकी नहीं निकल रही है तो आप मलासन में बैठ सकते हैं। जिनकी नहीं निकल पाती है वायु, नीचे से गुदा मार्ग से वायु का निष्कासन नहीं होता, वो इस तरह से मलासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, मलासन में बैठ जाएंगे, वायु मुद्रा बना लेंगे। ये वायु मुद्रा फर्स्ट फिंगर को आपने अंगूठे के थंब में डाल ली और इस तरीके से थोड़ी देर बैठ जाए। अगर इस तरह से आपकी वायु निष्कासित होती है तो हमने जो वायु अंदर इनटेक की उसको हमें गुदा मार्ग से बाहर निकाल देना है। तो ये हो गई हमारी बहिष्कृत क्रिया। 4 अंग होती है, हमने इसकी बता दी अंतर्द्योति की, बादसार, बारीसार, बहिष्कार और बहिष्कृत क्रिया। चारों हो चुकी है हमारी अंतर्द्योति की। नेक्स्ट पर आते हैं हम दंतमूल धोती। अब दंतमूल धोती क्या होती है? दंतमूल मैंने कल भी बताया, दंतमूल यानी दांतों का ही जड़ है, हमारी
मूल यानी जड़, रूट्स हमारी, तो दांतों की रूट्स क्या है, हमारे मसूड़े। अब उन मसूड़ों को हमें अच्छे से क्लीन करना है। तो कल भी मैंने बताया था कि स्वामी जी के कई प्रकार के मंजन आते हैं और कई कुछ अच्छे से मंजन हम घर में भी बना सकते हैं। तो उन्हीं श्रृंखला में जैसे इन स्वामी जी का ही आता है दंत मंजन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। या घर पर भी बादाम, लौंग और सेंधा नमक, नीम की पत्ती मिला के आप एक मंजन या पेस्ट मंजन तैयार कर सकते हैं। अगर वह भी आप नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल मिला के एक छोटी सी शीशी में भर के अपने बाथरूम में रख सकते हैं। जब भी आप नाइट में या मॉर्निंग में नहा रहे हैं तो तुरंत इसमें से आपने थोड़ा सा निकाला, फिंगर पे लिया और अपने टीथ को अच्छे से रगड़ लिया अंदर तक। जब तक आप नहा रहे हो तब तक उसको अंदर ही रहने दीजिए और उसके बाद उसका सलाइवा आपको थूक देना है। सलाइवा थूक देंगे तो आपकी दांतों की क्लीनिंग हो जाएगी। और नहाने के बाद कई बार हम मॉर्निंग में, जैसे इवनिंग नाइट को आप सोते हो तो ये दांतों को अच्छे से क्लीन करके जरूर सोएं। कहते हैं मॉर्निंग में ब्रश नहीं करें, कोई बात नहीं है, बट इवनिंग में जब आप रात को सो रहे हो खाना खाने के बाद, उसके बाद कुछ नहीं खाना है, दांतों को अच्छे से क्लीन जरूर कीजिएगा। और सुबह जो आपका सलाइवा होता है, फर्स्ट पहले तो आपने जब स्टार्टिंग में आप मॉर्निंग में उठते हो तो कोशिश करें पहला जो मुंह के अंदर गंदगी है वो हल्के से पानी से या थूक दे, पानी लेके मुंह में उसको थूक दे। और उसके बाद जो सलाइवा है आपका उसको हाथ से लेके आंखों में लगाने का कहा जाता है कि आप आंखों में उसको प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, स्वामी जी का ही आता है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको आप अपने मुंह में अंदर भर सकते हैं। थोड़ा सा आपने लिया, मुंह में लिया और उसको फ्लश आउट किया, अच्छे से गार्गल टाइप से कर लिया पूरे मुंह के अंदर। तो उससे भी आपके टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं और वाइट होते हैं, यानी हमारे दांतों में सफेदी भी आती है इससे, और हमारे दांत भी मजबूत होते हैं और दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी ये हमारे हेल्प करता है। तो ये हो गई हमारी दंत मूल धुती, यानी दांतों की मसूड़ों की किस तरह हमें सफाई करनी है और किस तरह उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? और वैसे एक पौधा भी होता है जिसे हम लट जीरा भी कहते हैं, औंघा का पेड़, जो कई बार ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं लोग, तो एक पौधा स्पेशली पौधे के जड़ से कुल्ला करते हैं, उस पौधे को डाल के पानी में बॉईल करते हैं और उस पौधे से हम कुल्ला करते हैं। कहते हैं कि उससे हमारे जो दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, यानी वो साल में एक बार ऋषि पंचमी आती है, उसी एक साल में हम उस पौधे को स्पेशली उस पौधे से ही कुल्ला करते हैं। तो कितना बड़ा विधान है कि एक साल में हम एक बार उससे कार्य ले रहे हैं, पर हमारे वो दांतों को पूरे साल भर स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ये भी एक, उस पौधे से भी आप अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम जिव्या मूल, टंग की क्लीनिंग कैसे की जाती है। मैंने कल भी बताया था कि प्लास्टिक का टंग क्लीनर ना लेकर आप सिल्वर का या फिर ब्रास का आता है, यानी तांबे वाला आता है, उसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप अपनी 3 फिंगर्स से ऐसे टंग आपने बाहर निकाली और अपनी टंग की अच्छे से क्लीनिंग कर ली, ऐसे रगड़ ली टंग को और पानी से कुल्ला कर लिया, गुनगुने पानी से। इस तरह से भी आप अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं। ये हो गई हमारी जिव्या मूल धुती। जिव्या मूल यानी हमने अपनी जीभ की अच्छे से सफाई करनी है। थर्ड आ जाता है हमारा कर्णरंध्र। कर्णरंध्र यानी कानों के दोनों हमारे कान की सफाई हम कैसे करें। अब इसके लिए आप कई बार ऑयल ले सकते हैं, जैसे बादाम रोगन का तेल ले सकते हैं। बादाम रोगन ले सकते हैं आप, सरसों का तेल ले सकते हैं, गोले का तेल यानी नारियल का तेल, इस तरह नारियल का तेल भी ले सकते हैं। कोई भी एनी ऑयल जो आपको लगे कि आप बाथरूम में आपकी इजीली है रखिएगा। तिली का तेल भी ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा लिया आपने अपनी फिंगर्स पे, दोनों फिंगर्स पे ले लीजिए और दोनों कान, अपने दोनों कानों को इस तरह से लगाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, अच्छे
उनको अच्छे से आपको नॉरिश करना है, यानी मसाज देनी है कान के होल्स पर, ऐसे करके। अंदर नहीं डालनी फिंगर्स, इंसर्ट नहीं करना है अंदर, हमें सिर्फ अपर पार्ट पर, कान के अपर पार्ट के होल्स का जहाँ बिगनिंग यानी स्टार्ट है हमारा होल्स, वहां हमें अच्छे से इसको गोल गोल राउंड राउंड सर्कल में घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी के साथ हमें कानों की 2-3 एक्सरसाइज भी करनी होती है, जिससे हमारे कानों की सफाई भी होती है और हमारे कान को ही क्षमता भी बढ़ती है। एक तो होता है कर्णपीड़ आसन, जो कान की एक्सरसाइज होती है, एक तरह से हमने सांस ली, पूरी सांस अपने चिक्स पे भर लेंगे, अब जब चिक्स में हम सांस को भरेंगे तो कोशिश करें अपने मुंह को इस तरह से बंद करके रखें। वायु को पीछे जाने दें तो एकदम से कान में आवाज जैसे आती है, सिर्फ पर्दे पे वायु का प्रेशर आता है थोड़ा सा, वो प्रेशर आए तुरंत फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स कीजिए, श्वास को छोड़िए। तो इस क्रिया को 4-5 बार आप करेंगे तो इससे आपके कानों की स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कानों में सुनने की क्षमता बढ़ेगी। फिर थर्ड आ जाती है हमारी एक्सरसाइज की, पहले कानों को हमने नीचे से खींचा, इस तरह से कान की लौट जो होती है, जहां हम कान अपने कुंडल पहनते हैं, नीचे खींचेंगे, साइड से मसाज करते हुए साइड से खींचेंगे और ऊपर भी इसी तरह ऊपर खींचना है कान आपको। क्लियर है सभी को? मसाज करते हुए, ठीक है, खींच रहे हो बट मसाज करते हुए खींचे, क्योंकि कान हमारा पूरा शरीर है। यहाँ जहां हम कानों के कुंडल पहनते हैं वहां हमारा हेड होता है, यानी हमारा सिर है, फिर यहाँ हमारी बैकबोन होती है। ये कान का जो लौर जो किनारा होता है ये हमारी बैकबोन है, और बैकबोन के सहारे से ही हमारे यहाँ पैर आ जाते हैं और इधर अंदर की ओर हमारे हैंड्स होते हैं। जहां हम कानों में बाली पहनते हैं वह हमारे आंखों का स्थान होता है, यानी हमारी आईज का पॉइंट होता है, और उसके जस्ट बगल में हमारी टंग का पॉइंट होती है, हमारी वाक शैली के लिए भी होता है। तो दोनों बहुत नियर बाई होते हैं, कान के पास जो होल्स होते हैं हमारे पॉइंट्स होते हैं वो, और फिर इनकी हमने मसाज कर लेनी है अच्छे से कानों की। इस तरीके से मसाज करेंगे, सभी करेंगे, सुनेंगे भी और करेंगे भी, करते चले कभी, है ना, बैठे भी देख रहे हैं आप, सुनते चले और करते चलिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, आपने क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉक किया, मसाज की। अब अपने 2 फिंगर्स कान के दोनों साइड लेंगे इस तरह, 1 फिंगर बैक, 1 फिंगर फ्रंट, एक पीछे रहेगी, एक उंगली आपकी आगे रहेगी, ये, और इस तरह मसाज रगड़े अपने कान को अच्छे से, रगड़िए, सभी अपने कानों को अच्छे से रगड़ेंगे इस तरह से। कई लोगों के वीडियो ऑफ है तो मेरे गुजारिश है वो अपने वीडियोस ऑन भी करके रखें, जिससे अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं कोशिश करूं कि उसको देख के आपको सही बता सकूं, दोनों हाथों से। अब आपके ईयर्स में आपको हीटिंग फील होगी, वो हीटिंग ही आपके कान को नॉरिश कर देगी, आपके कान को एनर्जी देगी और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हील करेगी। तो ये हमारी कानों की एक्सरसाइज हो गई, इसलिए हमारा कर्णरंध्र यानी कानों के शेड होल्स को हमने सफाई करी, जिससे हमारी जो सुनने की क्षमता है वो हमारी एक्टिवेट हुई, यानी वो ऊर्जा उसको मिली और हमारे कानों की जो भी प्रॉब्लम्स है उससे ठीक होती है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं अब हम कपाल रंध्र। कपाल मैंने आपको बताया कल कि कपाल हमारा सिर के ऊपर का हिस्सा है। अब इसकी सफाई कैसे करनी है, कोई भी आप पानी ले सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर लिया अपने यहाँ पे टैपिंग की, ऐसे अच्छे से टैपिंग करिएगा। तो जब हम टैपिंग करते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। कभी सिर में दर्द हो रहा होता है तो हम इस तरह से ऑयल लगवा लेते हैं, या तो खुद लगाते हैं या अपनी माँ से लगवाते हैं। तो इस तरह जब टैपिंग होती है सिर में तो हमें बड़ा हल्का फील होता है सिर में। तो ये क्या किया हमने, अपने कपाल को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने कपाल को हमने
ताकत दी, जब उसको ताकत मिली तो उसने हमारी प्रॉब्लम्स को क्या किया, ठीक किया, हील किया। सेम प्रोसेस हम ऑयल से भी करते हैं। ऑयल लेंगे और हल्का सा यहाँ पे धीमे धीमे टैपिंग करते रहेंगे। ये हो गया हमारी कपाल रंग की सफाई। अच्छे से हेयर वॉश करके रखना है, गंदगी आपको अपने बालों में नहीं रहने देती है। जिस तरह छोटे बच्चे जब पैदा होता है तो उसके पेट की जो गंदगी यहाँ चिपकी होती है, तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी वो सफाई वहां से हो, जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वह अच्छे से ग्रोथ करे। तो यही इसका बड़ा रीजन होता है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वो बहुत जरूरी होता है। वैसे ही हमारे लिए भी हमारे सिर का सफाई के साथ रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ हमारा क्राउन चक्र होता है, यही हमारा माइंड होता है, यही से हमारा सारा शरीर संचालित होता है, यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो चक्र जब यहाँ से हमारे स्टार्ट है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या है, ऊपर से भी हमें नीचे की ओर एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी का फ्लो है ये सारा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हर अंग की अच्छे से सफाई करनी है, इंटरनल और आउटर। शरीर बहुत साफ रहना चाहिए हमारा। चलिएगा नेक्स्ट अब आ जाते हैं, ये हमारी होगी दंत मूल धोती। दंत मूल धोती के सारे हमने 5 प्रकार आपको बता दिए हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो लास्ट में मुझसे पूछ लीजिएगा, पहले हम एक बार सारा खत्म कर लेते हैं। थर्ड आ जाती है हमारी हर्द मूल धोती। हर्द धोती जिसे मूल नहीं सॉरी हर्द धोती जिसे कहते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा ये, कल भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा ये हमारी होती है दंड धोती। दंड, वमन और वस्त्र, 3 तरह से बताई थी हर्द धोती, दंड, वमन और वस्त्र। तो ये तो हमारा दंड है। रबड़ की भी आती है, ये रबड़ की आती है। तो इसमें इधर साइड क्लोज है, ये इधर से ओपन है, यहाँ एक होल होता है। वैसे ही हमको वाटर इनटेक करना होता है, 1 से 1.5 लीटर आपको पानी पीना है मलासन में बैठ के, या कैसे भी आप आराम पोज में बैठ के पी लेंगे। उसके बाद आपको इस तरह से खड़े होके थोड़ी देर खड़े होना है, और ये पोस्चर रहेगा हमारा, ये थोड़ा सा ये रहेगा पोस्चर। और इसको जब हम लेंगे, लेते जाएंगे धीरे धीरे, लेंगे अंदर, ये ओपन एरिया इसका बाहर रहेगा। तो एक प्रेशर के साथ जैसे नल से पानी बाहर आता है, इस तरह से इसमें से वाटर बाहर आने लगता है, और हमारे पेट की जो भी पित्त भरा हुआ है हमारे स्टमक के अंदर, जो भी कचरा भर गया है, वो सारा उसके थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये हो गई हमारी दंड धोती। फिर हम बताते हैं वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में ये 4 अंगुल चौड़ा और 3 मीटर के बराबर का ये कपड़ा होता है। 3 मीटर का कपड़ा होता है, यानी 16 हाथ लंबा 3 मीटर का ये कपड़ा होता है। इसको हमें अच्छे से स्टरलाइज करके रखना होता है। गर्म खौलते पानी से इसको वॉश करके एक डिब्बे के अंदर हम रख लेंगे इसे। उसके बाद इसका एक सिरा लेते हैं और इसको इस तरह से निगलना शुरू करते हैं। निकल के सिर्फ कपड़ा हमारा लास्ट में इतना सा बाहर रह जाता है, ये कपड़ा हमारा बाहर होता है। उसके बाद तुरंत इसको जितना देर हमने अंदर इसको निकलने के तुरंत बाद इसको हमें बाहर निकालना होता है। और प्रोसेस वैसे ही बहुत स्लो मोशन में आराम से इसको इस तरह से हम निकालते चले जाते हैं। जब ये निकल आता है पूरा, तो इसमें जो भी कफ अंदर हमारे सांस नली में फंसा हुआ है, हमारे स्टमक के अंदर जो भी गंदगी है, अननेसेसरी इनडाइजेस्ट फूड फंसा हुआ है अंदर, वो सारा इसके साथ कपड़े के साथ बाहर आ जाता है। ये सारी चीजें हमें किसी अच्छे जो सीखा हुआ है अच्छे से, उससे के थ्रू ही, उसके अंडर में ही हमें करना है, अपने खुद से नहीं कर सकते इन चीजों को। क्योंकि ये कपड़ा अगर ज्यादा देर पेट के अंदर रह जाता है तो इससे क्या होता है, वही पाचन शुरू हो जाता है, और पाचन शुरू हो गया तो ये कपड़ा फिर बाहर नहीं आ पाता, सिर्फ आपके मुंह के बाहर जो है वही आपके पास आएगा। इसीलिए इसको हम किसी अच्छे प्रशिक्षित पर्सन के अंडर में ही इसको हम करते हैं। ये हमें आपको बताने के लिए बताया कि षटकर्म में ये सारी चीजें भी होती है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम, इसी का थर्ड आता है वमन धोती। वमन धोती में क्या होता है, हमने वैसे ही पानी पिया सारा, अब फिर से वॉश बेसिन हो, आपका कहीं ओपन एरिया है, वहां आप जहाँ वोमिट कर सकते हैं। वमन यानी
कहते हैं। आप इस तरह से पोस्चर में लेंगे, पानी पिया आपने, पानी की पहले 3 फिंगर 2 फिंगर आपने अंदर डाली और प्रेशर के साथ सारी जो भी पानी आपने पिया है उसको आप बाहर निकाल देंगे। जब वो पानी आपका बाहर निकल जाएगा सारा, तो आप कई बार फील करते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि जब बहुत हाइपर एसिडिटी हो रही है, हम कोई खाना खा लेते हैं तो इनडाइजेस्ट फूड जो हमारे यहाँ चेस्ट पे छाती पे रखा रहता है उसको निकालने के लिए हमने अंदर फिंगर डाली और वो सारा फूड हमारा बाहर आ जाता है। तो वमन क्रिया के द्वारा हम पित्त, बढ़े हुए पित्त के शमन के लिए इस क्रिया को करते हैं, या इनडाइजेस्ट फूड जो हमारे शरीर में पचा नहीं है और वो हमें परेशानी दे रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए भी हम वमन क्रिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारी हरदर्द होती हो गई। मूल शोधन, मूल शोधन के लिए मैंने आपको बताया हल्दी की गांठ। ये हल्दी की गांठ है, हल्दी की गांठ को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है, छिलका हटा लेना है इसका। छिलका हटाने के बाद इसमें हल्का सा ऑयल लगाना, चाहे ऑयल लगा लें अगर आपका एनस पार्ट खुश्क है, सूखा है, या फिर ऐसे ही आप इसको अपने एनस पार्ट में इंसर्ट करेंगे, पीछे से पकड़ के रखेंगे। बस आपने सारी हल्दी की गांठ को अंदर एनस पार्ट में डाल दिया और ये पीछे से सिरा पकड़ के रखेंगे और 10 मिनट के करीब अंदर उसको होल्ड करके रखिएगा, पकड़ के रखिएगा एनस पार्ट में। इसको अंदर होल्ड करने के बाद फिर उसको बाहर निकाल के आप डस्टबिन में डाल दें और उसके बाद आपको ऑयल लेना है, हाथ में ऑयल लेके अपने एनस पार्ट में अच्छे से होल्ड करके रखना है। ऑयल वाली फिंगर को भी थोड़ी देर रोक के रखेंगे, जिससे आते क्या करती है, हमारा सारा अब्सॉर्प्शन का कार्य करती है। जो भी हम फूड खाते हैं, जब हमारा मल जो निकल रहा होता है वो सूखा होता है। सूखा होने के कारण यही होता है कि जो भी खाना बचा, उस बचे हुए फूड से जो भी वाटर होता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है, वो इंटेस्टाइन उसको सोख लेती है। तो सोखने का कार्य करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बिलाइज होती है, उसके अंदर थोड़े छोटे से पोर्स होते हैं, जो इस तरह के स्ट्रक्चर होती है, वो उसको क्या कहती है, सक्शन यानी खींचती है। तो जब हमने हल्दी की गांठ डाली अंदर, तो उसके जो एंटीबायोटिक गुण है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गए और साथ में हमने डाला ऑयल। तो ऑयल ने क्या कार्य किया, उसने हमारे इंटेस्टाइन पे जो रूखापन है, जो सूखापन है, उससे उसको गीला कर दिया, उसको क्या किया, नॉरिश किया, उसको मालिश दी एक तरह से, तो चिकनापन दे दिया। उससे मल क्या है, इजीली बाहर आने में उससे हमें हेल्प मिलती है। तो ये हो गया हमारा मूल शोधन। मूल शोधन धोती, ये धोती के हमने सारे 13 टाइप्स अभी यहाँ क्लियर कर लिए हैं। अब आगे हम चलते हैं बस्तीकरण पर। बस्तीकरण के लिए इस तरह हमारा बस्ती पॉट आता है बाजार में, बस्ती पॉट आता है। बस्ती पॉट के में नली लगी होती है, इस तरह से हमें नली लगा लेंगे इसमें नीचे। ये नली लगाई, इसके लास्ट छोर पर इसकी नोजल्स होती हैं, नोजल्स लगा के ये हमने नोजल लगा ली। ये नोजल लगा ली, नोजल पर आपको ग्रीसिंग करनी है। ऑयल घी जो भी आप सफिशिएंट आपके पास है, इजीली अवेलेबल है, वो आप इस पर लगाएंगे नोजल। इसमें हमें 300 ml से ज्यादा पानी नहीं लेना है। 300 ml वाटर, नॉर्मल वाटर लेना है। अगर आप घर पर कोई करना चाहे तो नॉर्मल वाटर से एनिमा भी कहते हैं, जल बस्ती है। ये मेडिकेटेड पानी से भी दी जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हमको इस तरह से, ये हमारे जहां हम हैं वहां से 3 फीट के ऊपर ये रहेगी और इसको हमें इस तरह से अपने एनस पार्ट में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद जब ये पानी पूरा चला जाए, इस पोजीशन में हमें लेटना है। पोजीशन हमारी रहेगी ये पोजीशन रहेगी। हमने नली को अंदर डाला, ये नली अंदर डाली, पॉट हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। जब तक पानी पूरा चला गया, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, इसी पोजीशन में रुकेंगे। रुकने के बाद खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा टहलेंगे, अपने स्टमक को अप एंड डाउन इस तरह से मसाज देंगे, जिससे जो पानी अंदर है वो अच्छे से पूरा इंटेस्टाइन में हमारा जा सके। तो इस तरह से हमने मसाज दी अपने स्टमक को, जो वाटर अंदर भरा हुआ है हमारा। थोड़ा चलेंगे तो उसके बाद हमें एकदम से मोशन आएगा, तो हम फ्रेश होने जाएंगे।
जब हम फ्रेश होने जाए अगर हमें फिर भी अनईजी फील हो रहा है कि अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ, स्टमक हमारा क्लियर नहीं है, हमें जो कॉन्स्टिपेशन हैवी हो रहा है वो क्लियर नहीं है, तो आप फिर से एक बार कर सकते हैं, पर नेक्स्ट डे फिर से आप इसे कर सकते हैं। इससे आपका एनिमा जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो क्लियर होगा। ये मेडिकेटेड भी होता है, इसमें आंवला का जूस भी आप डाल के कर सकते हैं और हल्दी के पानी से भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिसीज ही कराया जाता है। एनिमा नॉर्मल हम 1 डे कर सकते हैं, 21 डेज तक का इसका होता है, या हफ्ते में भी कर सकते हैं आप, क्योंकि जिसको हैवी कॉन्स्टिपेशन है तो वो एनिमा नॉर्मल ले सकता है घर पर। इसका कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, पर ज्यादा नहीं करना है, मतलब आप डेली करें तो वो मुश्किल है, वो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। एनिमा लेने के बाद जो वैद के संरक्षण में किया जाता है वो 21 डेज का होता है, पूरा एक सेशन होता है। आपको प्रॉपर फूड उसी तरह प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो पानी आपने इसमें डाला वैसा ही आपका बाहर से निकलना है। तो एक ये वशीकरण का कार्य होता है कि जो पानी हमने इसमें भरा वैसा ही हमारा बाहर निकला। उसके बाद मरीज को रिलैक्स कराया जाता है 2-3 डेज तक। उसको कोई भी हैवी वर्क नहीं दिया जाता क्योंकि इंटेस्टाइन खाली हो चुकी है, उसमें कोई भी फूड पार्टिकल नहीं है, फूड नहीं है। खिचड़ी, हल्की खिचड़ी, अच्छा सा घी डाल के दिया जाता है, उसमें नमक नहीं डालते हैं। वो खिचड़ी आपको खिलाई जाती है जिससे आपको ताकत बनी रहे शरीर में, और उसके बाद 2-3 दिन बाद आप अपना नॉर्मल लाइफ चीज कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो ये एनिमा का प्रोसेस है और थोड़ा इसका प्रिकॉशन भी है। जिनको प्रॉब्लम है पेट की, स्टमक की, या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, घाव है, वो लोग एनिमा लेने से बचें। बाकी नॉर्मल पर्सन है वो इसको कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम वाले या लूज मोशन जिनको, वो भी नहीं लेंगे एनिमा, ठीक है। लूज मोशन जिसको है उसको भी एनिमा नहीं देते हैं। जिसको हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम एनिमा नहीं दे सकते। और इसको वमन भी नहीं कराया जाता है, क्योंकि वमन से जब हम वमन कराते हैं तो हमारी नसें ऊपर खिंचती हैं, तो जब खिंचती है तो इसीलिए इस सब चीजों का थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ये सब चीजें हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, आप घर में करें नहीं इनका, जब तक आप कोई प्रशिक्षित पर्सन आपके पास ना हो जिसने इसको कराया हो, या डॉक्टर वैद्य जो है उनके संरक्षण में ही आप इन सब कार्य को करेंगे। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम है, तो उसके लिए आपको नॉलेज के लिए ये सारी चीजें बताई जा रही कि ये सारी चीजें होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं शुष्क वस्ती। ये हमारी हुई जल वस्ती। नेक्स्ट आती है हमारी शुष्क वस्ती। शुष्क वस्ती में क्या करना है, एनस पार्ट को ऊपर, अब आप बैठे हैं, कोई भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, जिस भी आसन में आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। इस तरह बैठे और अपने एनस पार्ट को होल्ड करें ऊपर की ओर। सभी मेरे साथ, एनस पार्ट ऊपर होल्ड करें, खींचे। अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो एक सॉफ्ट बॉल आती है, ठीक है, बॉल को अपने नीचे यहाँ रख लीजिए। जब आप आलती पालती मार के बैठे हो तो वो बॉल को आप अपने नीचे रखिए। ऐसे जब आप बैठे हो तो वो बॉल आपके एनस पार्ट के नीचे रखिएगा, इससे आपका मूल बंद लग जाएगा, ठीक है, मूल बंद लग जाएगा। और फिर उसके बाद उसी मूल बंद को आपको लगाते हुए ऊपर खींचना है, छोड़ना है, फिर खींचना है, होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह क्या किया, आकुंचन और मतलब खींचा, खिंचाव और रिलैक्स, खिंचाव और रिलैक्स। तो ये क्या हो गई, नीचे की मसल्स की हमने एक्सरसाइज की, तो हमारा जो यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम होता है वो हमारा इससे ठीक हो जाता है। महिलाओं में भी होता है, कई बार हम खांसते हैं, एक एज के बाद यूरिन लीकेज होने लग जाता है, जैसे खांसी या छींक आई तो एकदम से प्रेशर आता है, या बहुत ज्यादा अगर यूरिन आ रहा है तो कई बार हमारा यूरिन पास आउट हो जाता है 1 या 2 ड्रॉप्स। तो वह ना हो इसके लिए हमें ये क्रिया है, खींचा, एनस पार्ट खींचा, छोड़ा, खींचा, छोड़ा, खींचा, छोड़ा, ये क्रिया आपको करते रहना है। और आजकल डॉक्टर्स के पास भी इसी तरह की चेयर्स अवेलेबल होती है, वो उस चेयर पे उठा देते हैं, वो चेयर भी यही कार्य करती है, और उसके बहुत सारे चार्ज ले लिए जाते हैं कि
आपका जो नीचे के पार्ट्स की स्किन है वो लूज हो गई है, उस वजह से सारी होती है। मसल्स को सिर्फ हमें टाइटन करना है, तो टाइट के लिए आप ये क्रिया घर पे बैठ के इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी शुष्क बस्ती। अब इसके बाद हम आ जाएंगे नेति क्रिया पर। नेति मैंने आपको बताई थी, 3 तरह की बताई थी, 2 तरह की, सॉरी, नेति। पहले त्राटक कर लेते हैं, फिर नेति में लास्ट में लेते हैं। चलिए त्राटक ले लेते हैं फर्स्ट। त्राटक मैंने बताया था, त्राटक 3 प्रकार के आपको बताए थे, अधो त्राटक, अंतः त्राटक और भ्राय त्राटक। ठीक है, भ्राय त्राटक तो हमने आलंबन के साथ किया। एक दीपक लेंगे, घी का दीपक जला के रखेंगे, अपने आंखों के इक्वल में, आपकी आईज और दीपक का इक्वलिटी आनी चाहिए, जिससे आप जब देखें दूरी कितनी, आपके एक हाथ के बराबर की दूरी। ठीक है, आपका एक हाथ के बराबर की दूरी पर ये आपका दीपक होना चाहिए। हम सूर्य का त्राटक भी करते हैं, चंद्रमा का भी करते हैं, तो दोनों तरह से करते हैं। अभी हम दीपक से आपको बताएंगे। ठीक है, हमने दिया जोड़ लिया इजीएस्ट वे में, एकदम अपनी नोज के बराबर सीध में होना चाहिए, नाक के सीध में, और उसको आपको बिना पलक झपकाए देखना है। इसकी लॉ जो है उसको आपको बिना पलक झपकाए देखना है लगातार। त्राटक यानी बिना रुके, यानी बिना अपनी आंखों को झपकाए लगातार देखने की क्रिया त्राटक क्रिया कहलाती है। और त्राटक क्रिया का इतना ज्यादा महत्व होता है कि जो आजकल हम देखते हैं ना चीजें, कि लोग सामने वाले को देख के बहुत सारी चीजें उसकी बता देते हैं कि आपको ये परेशानी, आपको ये, आपके ऊपर कई बार इस तरह की क्रियाओं को लोग बताते हैं। तो उस रीजन क्या होता है, वो महीनों महीनों 6-6 7 साल भर वो त्राटक कर रहे होते हैं। एक तो हम दीपक से त्राटक करते हैं, बिंदु त्राटक होता है, सूर्य का त्राटक होता है, चंद्रमा का त्राटक होता है। टाइप्स ऑफ वेज में हम त्राटक की क्रियाएं करते हैं, और उसकी क्वांटिटी यानी उसकी जो हम करने की टाइमिंग्स है वो ज्यादा होती है। जैसे हमने 2 मिनट में स्टार्ट किया, फर्स्ट हम पहले 2 मिनट से स्टार्ट करेंगे। जो बिगनर्स होते हैं उसके बाद टाइम्स को बढ़ाते चले जाते हैं, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट। कई बार कहते हैं सिर्फ 15 मिनट सफिशिएंट होता है, आपने लगातार अपने आंखों से इसको देखा, 15 मिनट सफिशिएंट होता है। उसके बाद रिलैक्स करो अपनी आंखों को। जब आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो अपनी आंखों को ऐसे हल्के से बंद कीजिए, अपनी हथेलियों को रगड़िए, अच्छे से रगड़ेंगे दोनों हथेलियां, पाम्स को आंखों के ऊपर लगाएंगे और रिलैक्स। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा त्राटक की क्रिया। इसी में हम जैसे जिसको नजर पास की नजर का है, किसी को आंखें पास की कमजोर है, तो उसमें हम ऐसे ही थंब से करेंगे, ये लिया, या फिर हम दीपक को भी अपने पास लेते आओ ऐसे करके। ये नाक की सीध में है मेरे, अब मेरी आंखों से मुझे जहां धुंधला दिखाई देने लगे अपना थंब, वहीं हमें अपने थंब को रोक देना है। और लगातार बिना पलक झपकाए इसको देखना है। तो ये हमारी निकट दृष्टि दोष के लिए होते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए यानी आपने दूर जो आपने सामने रखा, वहां आपको दूर दृष्टि के साथ उसको दूर देखना है इसको। तो उस तरह से आपकी आंखों में जो भी प्रॉब्लम है, पास का है, दूर की है, तो हमारी आंखों का विजन क्लियर होता है, प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, मेमोरी शार्प होती है हमारी, और मेडिटेशन यानी हमारा जो कंटिन्यूटी होती है, कंसंट्रेशन पावर हमारी इससे बढ़ती है। बच्चों को भी त्राटक जरूर कराना चाहिए, चाहे वो 1 मिनट के लिए करें, थोड़ी देर के लिए, बट बच्चों को कोशिश कराएं कि थोड़ी देर वो त्राटक की क्रिया जरूर करें, तो उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उनकी स्टडी में उनको बहुत हेल्प मिलेगी, यानी वो पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपनी। ये हो गया हमारा त्राटक की क्रिया।
अंतरत्राटक ये है, भ्रायत्राटक। अंतरत्राटक होता है आपने आंखें बंद की, कोई भी आप म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक लगा लें, आंखें बंद करके अपने अंदर किसी भी अंग पर आपने फोकस किया, या मिडिल में किया, आईज के मिडिल में किया, या हार्ट पे किया, यानी आपने हृदय चक्र पे किया, विशुद्धि चक्र, गले में किया, या आपकी कोई शरीर की बाधा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, सीवियर कोई प्रॉब्लम है शरीर में, तो आपने वहां फोकस किया। ऐसे किसी को नीज का प्रॉब्लम है, आंखें बंद करके आपको अपना ध्यान के नीज के ऊपर रखना है। जब हम अपने ध्यान को वहां लेके जाते हैं, शरीर के किसी हिस्से में हम अपने ध्यान को जब लेके जाते हैं, तो मस्तिष्क क्या है, सारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क कहते हैं भाई यहाँ प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमारा ध्यान वहां है, हमने वहां ध्यान फोकस किया, अपने मस्तिष्क का ध्यान हमने अपने नीज पे फोकस किया कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है नीज में, तो आप इसको ठीक करो। तो क्या होता है, वहां ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो वहां की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होने लगती है, वहां हमें रिलैक्स हो जाता है। यानी नीज में प्रॉब्लम है, किसी को बैक में प्रॉब्लम है, किसी को कहीं प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती है, ठीक होने लगती है। तो ये हमारे त्राटक की तीनों क्रियाएं हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं नौली क्रिया पर। नौली और कपालभाति मैं सबसे लास्ट में लेती हूँ, नेति क्रिया को। नेति मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो इसीलिए मैं लास्ट में ले लेती हूँ इसे। नौली क्रिया, चलिए सभी समझ लें। नौली क्रिया 3-4 प्रकार की नौली बताई मैंने आपको, प्राय, मध्य, वाम, दक्षिण, मध्य और भ्रमण नौली। तो 3 तरह की, चारों तरह की नौली मैं एक बार आपको डिफाइन कर देती हूँ, आप सभी देखें। कर सकते हैं तो कोशिश करने की कोशिश करें, साथ में आप मेरे को हेल्प करें कि आप लोग भी इसमें सहभागिता दे रहे हैं। चलिएगा, ये इस तरह से सारी वायु शरीर से बाहर निकाल दी। शरीर से सारी वायु बाहर निकाल देंगे। स्टमक के वाम नौली करेंगे, तो जो हमारा दाया हिस्सा है, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, वह ऊपर की ओर आएगा, राइट वाला डाउनफॉल जाएगा। और दक्षिण नौली में राइट वाला अपवर्ड ऊपर उठा रहेगा, ये वाला हिस्सा हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलिए। दक्षिण, अब हम करेंगे मध्य। सारी वायु बाहर, स्टमक की मसल्स को मिडिल में लेंगे। बहुत सुंदर दीप्ति जी, बहुत सुंदर किया, नौली क्रिया बहुत सुंदर की, वेरी गुड। तो ये सारी क्रिया है आपकी नौली की। मे भी सबको शायद क्लियर हो गया होगा नौली का सारा। धन्यवाद दीदी। चलिए, तो ये नौली क्रिया है आपकी, और सभी को शायद क्लियर हो गया होगा। जो नौली के मैंने सारे आपको प्रकार बताए थे वो भी आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। अब हम कर लेते हैं कपालभाति। लास्ट हमारा है कपालभाति का। कपालभाति में मैंने 3 तरह की बताई थी, व्युत्क्रम, बातक्रम और शीतक्रम। व्युत्क्रम जो हम करते हैं नॉर्मल, श्वास ली, अपनी हथेली, अगर नॉर्मल बिगनर्स है जिसको पता नहीं लग रहा है किस तरह करना है, तो हथेली हमने नाभि के ऊपर रखी, श्वास को बस छोड़ने पर ध्यान देना है, हमें प्रेशर के साथ लेना नहीं है। एक प्रेशर के साथ वायु का वेग आपकी नोस्ट्रिल से बाहर निकलेगा, तो सांस स्वतः ही अंदर आती है, बाहर निकालना हमें प्रेशर के साथ है बस। कपालभाति है हमारी होती है व्युत्क्रम। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बातक्रम
यानी हमने नाक से पानी लिया, मुंह से निकाला। और शीत क्रम क्या हुई, मुंह से वाटर लिया और नाक से निकाला। तो ये व्युत क्रम, वात क्रम, शीत क्रम, ये 3 तरह की हमारी कपालभाति यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम ले लेते हैं लास्ट में नेति। नेति हमने बताई थी 2 तरह की है, सूत्र नेति और जल नेति। मैं दोनों आपको करके बताऊंगी, चलिएगा। देखियो पानी मेरा गर्म है कि नहीं तो मुझे वाटर गर्म करके लाना पड़ेगा। और अभी गर्म है। मैंने बोला था इस तरह से नेटी पॉट होता है। आजकल बॉटल्स आने लग गई है नए तरीके से, क्योंकि ये पुराने हमारे पास इसके जार भी होते हैं, बड़े बड़े लोटे टाइप के आते हैं, वो भी आते हैं। तो ये मैं एक्चुअली बाथरूम में रखती हूँ क्योंकि छोटा है और इजीली आप कर सकते हैं इसे, क्योंकि जरा देर में आपने लिया और नहाते के साथ ही आप इसको करके फ्री हो जाते हो। तो इस तरह से आप वाटर भरेंगे। मैं एक्चुअली एक बर्तन और लिया हूँ। दीदी मैं एक बर्तन लिया हूँ पानी के निकालने वाला। हाँ, लेके आओ, ले आओ आराम से। देखिए सभी ने देखा षटकर्म की क्रियाएं कितनी अच्छी तरीके से आपको समझाई और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रही है किस तरीके से हमें करना है। लेकिन सावधानी भी साथ साथ बताई जा रही है और आपको रखनी भी है सावधानियां कि हमें किसी जानकार जो इस सब क्रियाओं को करते हैं, हमें मालूम ये करते हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में हमें ये क्रियाएं सीखनी है और करनी है। अकेले कभी भी प्रयास ना करें करने का, क्योंकि अगर आपका गलत तरीके से अगर कर लिया तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। चलिए कराइए। अब आप अपने नेटी पॉट है इस तरह से उसमें पानी भर लेंगे। पानी गर्म गुनगुना होना चाहिए। आप डाल के देख लें आपकी स्किन पर जले नहीं, ठीक है। इतना पानी गर्म होना चाहिए। गर्म पानी मैंने ज्यादा भरा हुआ है तो मैं इसमें ठंडा थोड़ा मिलाऊंगी। सॉल्ट डालकर, सॉल्ट डाला हुआ पानी होना चाहिए आपका। अपने हाथ पे वापस चेक कर लें। ये जिस भी लोटे से हम करते हैं, जैसे ये प्लास्टिक का है तो उसको भी हमें खौला लेना है। रात को आप खौला कर रख लीजिए ढक के उसको, या सुबह खौला लीजिए, हाँ, जिससे कीटाणु ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने वाटर भर लिया, चेक कर लिया। पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ना एकदम ठंडा होना चाहिए। पानी ऐसा हो कि आपके नाक के अंदर जाए तो आपके नाक के मसल्स या टिश्यूज है वो डैमेज ना हो, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। और फिर गर्दन को एक पोजीशन पर टिल्ट कर लेंगे कि हमारे जब हम इस तरह जाए यहाँ से पानी जाए तो हमारे इधर से इजीली निकल सके। अच्छे से आप कपालभाति की क्रिया, यहाँ स्नीजिंग करेंगे, मुंह खुला रखेंगे वायु लेने के लिए, यानी सांस लेने की, मुंह से सांस लेंगे। अच्छे से स्नीजिंग आवश्यक है। फिर यहाँ टैपिंग करें कि अगर कोई बात पानी की ड्रॉप्स है वो रह गई है तो वो बाहर निकल जाए। अपने माथे पे, फोरहेड पे इस तरह टैपिंग कर लेंगे। फिर एक बार फिर से या कपालभाति। ठीक है, क्लियर सभी को? टॉवल से अच्छे से अपनी सारे एरिया को पहुंच लें। फिर उसके बाद आप इसमें अपनी नाक के अंदर ऑयल का यूज कर सकते हैं, डालना है एक ड्रॉप्स दोनों नोज के अंदर। ऑयल नहीं डाल सकते तो बादाम रोगन को फिंगर्स में लेके, अपनी उंगली में लेके या हाथ में लेके इस तरह से थोड़ा सा लगा लें।
सभी को इससे? अब हम करते हैं सूत्र नीति। इस तरह से सूत्र है, ये भी साफ करा हुआ है, खोलते से पानी से अच्छे से इसको वॉट साफ करके रखिएगा, और 2-3 यूज के बाद फिर इसे वापस यूज ना करें, क्योंकि ये डैमेज होने लग जाता है, खराब हो जाता है, इसके पार्टिकल्स निकलने लग जाते हैं, तो वो नाक के अंदर हमें कोई परेशानी ना दे शरीर के अंदर, इसीलिए 1, 2 या 3 टाइम यूज के बाद इसको हटा दीजिएगा। ये यहाँ से जो क्लोज एरिया है, इसका बंद हिस्सा है, उसको हम नाक के अंदर डालेंगे, अच्छे से पहले ग्रीसिंग कर लें, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऑयल लगा लें। आपका जो स्वर चलता है, यानी आपके नाक की नोस्ट्रिल चेक करें, कहाँ से वायु आपको ज्यादा अच्छे से आ रही है, उसके सहारे सहारे आपको इसको अंदर लेना है। मुंह खुला रखना है। बीच की 2 उंगलियों से इसको गले से हलक से आगे बाहर निकाल लेना है। देख, कभी कभी ना गले में आ तो जाती है, थोड़ा सा वो वहां मुड़ जाता है, तो खींचने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। गले में तो आ गई है, क्योंकि काफी कुछ अंदर पहुंच गई। गले में दीदी वो नली के अंदर चली गई है। अच्छा, अंदर ज्यादा चली गई। अच्छा, हाँ, वो अंदर जा रही है ना, तो वो पीछे जा रही है बहुत ज्यादा। हाँ, वो ऐसे हो रही है ना, ऐसे नहीं आ रही अंदर। हाँ, और थोड़ी सी वो वैसलीन लगा लो। जो नाक हमारी थोड़ी सी और, हाँ, थोड़ा सा जैसे हलक में महसूस हो रहा, तभी थोड़ा सा नीचे करके खींच लीजिएगा। ये आ गई, देखिए, है ना, इस तरीके से। और फिर इसको धीरे धीरे हम हल्के हल्के हाथ से इसको खींचते हैं। बहुत अच्छा। और फिर नासिका के द्वारा ही इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, खींच लेते हैं। इस तरीके से करना। गले में अंदर चली गई है ना इधर। हाँ, कोई बात नहीं, गले में फिर वैसा हो जाता है, कुछ नहीं। हाथ लो, थोड़ा हाथ से मसाज कर लो, सांस नली की थोड़ी सी हल्के से मसाज कर लो। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हमें नीति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने डाली है, तो अगर कोई पार्टिकल रह गया है अंदर तो वो बाहर निकल जाए। फिर से हम पानी भरेंगे।
बहुत अच्छा। तो वही एक बार स्नीजिंग करेंगे। दोनों साइड से हमें करनी होती है। टैपिंग करेंगे, फिर से स्नीजिंग या कपालभाति। अच्छे से टॉवल से पोंछ लें। कई बार गले में नली अंदर की तरफ चली जाती है तो इरिटेशन होता है, तो हम एक बार गार्गल्स भी कर सकते हैं इसी पानी से। इससे आपका जो भी गले में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्योंकि हमने कई बार फिंगर्स डाली तो मेरी नली तो अंदर नली के अंदर जा रही थी, तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो गार्गल आप पास में कर सकते हैं, इससे आपका जो भी गले में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाती है, हील हो जाती है। ये हमारी नीति हो गई। एक तो जल नीति थी, एक हमारी थी सूत्र नीति। तो मैंने आपको सूत्र नीति की तरह वो रबड़ नीति बताई थी, क्योंकि सूत्र नीति में सूत्र इस तरह आता है, 7-8 धागे होते हैं इसके अंदर और आगे मोम लगा के सूत्र बना दिया जाता है, तो ये सूत्र नीति है। आजकल इसे कैथेटर ये आता, कैथेटर आता है, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर सारे शटगन के कार्य फिनिश हो चुके हैं। दीदी इसकी जगह रबड़ नीति भी कर सकते हैं इन दोनों में से? हाँ, ये रबड़ी नीति थी जो करी है, ये अच्छा, रबड़ी नीति थी। अच्छा, सूत्र नीति बता रहे ना दीदी, मैंने रबड़ नीति तो की हुई है। अच्छा, ये हाँ नहीं, कैथेटर आता है ना, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। आता है ना 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के लगभग आती है ना चौड़ाई इसकी, कितनी जी जी मिल जाता है, उसको कह के लेना पड़ेगा, ज्यादा मोटा भी होना चाहिए ना। कभी मैंने सूत्र नीति अलग सूत्र की बनी हुई हो। नहीं, वो दिखाया तो है, धागा दिखाया था ना अभी। धागा दिखाया था ना। अब आजकल धागे से कोई नहीं करता, अंदर रह जाए या क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो तो बात अलग है। इसलिए आजकल ये रबड़ नीति चल गई, इसी को धागा तो आपकी नॉलेज के लिए दिखाया है। रबड़ नीति भी होती है, रबड़ नीति ही कहते हैं इसको, रबड़ नीति। मैंने की थी ना, तो मैंने कहा रबड़ नीति तो मैंने की है, लेकिन ये नहीं की। नहीं चलिएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई छूट गया है, समझना है, आप पूछ लीजिएगा, फिर हम अपना सेशन में आदरणीय दीदी के मंच और माइक समर्पित करूंगी। कृपया अगर कोई परेशानी है तो जरूर पूछिएगा। बहुत सुंदर बताया दीदी आपने, और मैंने तो ये कुछ चीजें पहली बार देखी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जल नीति और रबड़ नीति तो मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ, लेकिन और चीज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद? दीदी, आदरणीय दीदी को करा दीजिए, ये तो सब हो गया। एक बार जो है ताली वादन, हाथ सिंहासन, हास्य आसन करा के समापन कर दो, है ना। अब दीदी भी हैं अभी। चलिए दीदी जी, आप कुछ बोलिए, अभी तो है टाइम। हास्य आसन भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद दीदी कुछ हमें आशीर्वाद देंगी। दीदी ताली वादन करा के हास्य आसन करा दीजिए। हाँ,
सभी आंखें बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शाम शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। लंबा गहरा श्वास। श्वास को होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स और दोनों हथेलियां रब करके आंखों पर लगाएंगे। आंखें बंद रखेंगे जब तक सभी अपनी। और एक बार टैपिंग सारे शरीर की और चेहरे की, जिससे एनर्जी जो आपने ली वो आपके शरीर में अच्छे से फ्लो हो। और इसी के साथ एक बार जोर से हंसते हुए कहते हैं हास्यासन भी एक थेरेपी का काम करता है। तो कोशिश करें कोई भी परेशानी आपके पास आए तो शीशे के आगे खड़े होके एक बार जोर से हंस लिया करें। तो जो जिस परेशानी या टेंशन की वजह से हार्मोन्स, हमारे जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, वो जो हमारे शरीर को हार्मफुल होते हैं, वो खत्म होके नए अच्छे और हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं और हमें अच्छी हेल्थ और वेल्थ देते हैं। इसी के साथ मैं आदरणीय बड़ी दीदी भी आज यहाँ उपस्थित है, उनके चरणों में नमन बंदन है मेरा। और कहूंगी दीदी बहुत टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ, आपको कोटि कोटि नमन है मेरा। मंच और माइक में दीदी को समर्पित करती हूँ। दीदी आज आप में आप दो शब्द जरूर बोले। आदरणीय बहन दीप्ति जी का बहुत सुंदर तरीके से की क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण किया है। और छठ कर्म की क्रियाएं करके हम अपने आप को संतुलित करते हैं, जैसा कि विभिन्न प्रकार की छठ कर्म की क्रियाएं, और उन क्रियाओं को करते हुए हम शरीर के एक एक अंग को संतुलित करते हुए एक संतुलित, संयमित, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी छठ कर्म की क्रियाएं हैं। तो आज का जो पावन पवित्र दिन है, ये हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। सन 1947 में हमारा स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ। उसके बाद 2.5 साल में संविधान बना और वही संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ। तो 1950 से आज हमारे जो 75 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उस हम स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में अपने देश में निवास कर रहे हैं। और उस देश के सेनानियों, देश के राजनीतिज्ञों के द्वारा बनाया गया वो संविधान, जिस